शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में पहली न्यूज़ देखने वाले हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हमारे देश में जो आते हैं उनसे निपटने के लिए हमारे देश की सरकार कितनी तैयार है, हम लोग कितने तैयार हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट के अंतर्गत अभी फ़िलहाल की दृष्टि से देखा जाए गर्मी के मौसम में, ठीक है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ने लगी है। आज के टाइम में लू चल रही है, तो एक्सट्रीम जो इवेंट हैं इससे कैसे करके सरकार लोगों को बचा सकती है। अभी हाल ही में यदि हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक कुछ ये बात है, तो वहाँ पर ओपन में लोग बैठे हुए हैं, खुले में लोग बैठे हुए हैं और पंडाल लगा हुआ है जहाँ पर नेता लोग पुरस्कार का वितरण कर रहे हैं, मंच बना हुआ है। बाकी पूरी जगह आप देखेंगे भरी दोपहरी में लोग बैठे हुए हैं और इसी के चलते चलते 11 लोगों की वहाँ पर डेथ हुई थी। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं इनसे निपटने के लिए सरकार को व्यवस्था करना पड़ेगा। यदि हम ऑनगोइंग ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस की स्टेट देखें तो वो ऐसा है कि इंडिया इज़ गोइंग टू हैव हॉटर हॉट डेज। गर्म से और भी गर्म दिन की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, एंड मोर ऑफ देम एवरी ईयर। और ऐसा हम देख रहे हैं साल दर साल। पिछले साल गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ी, इस साल पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इस प्रकार की इवेंट हम देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट्स को हीट रिलेटेड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। इसको लोग क्या कह दे रहे हैं, हीट से रिलेटेड मॉर्बिडिटी या और मोर्टेलिटी कह दे रहे हैं कि ये गर्मी से संबंधित घटना है या फिर गर्मी से संबंधित मृत्यु हो रही है। अब कुछ लोग ऐसा भी हैं जो कि मेट्रोलॉजिकल, ठीक, के ऊपर इस चीज़ को डाल देते हैं। बल्क ऑफ इट विल लाई द एट द डोर ऑफ गवर्नमेंट। कुछ लोग गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दे रहे हैं, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ टू डील विद द एंड मैनेज फॉर्सिबल इनवाइटिबिलिटीज़। ठीक है, लोगों को लगता है कि सरकार की ही सारी जिम्मेदारी है, वो ही इन चीज़ों को मैनेज करेगी यदि किसी प्रकार का डैमेज हो रहा है, या फिर इन चीज़ों से डील सरकार ही करेगी। 16 अप्रैल को लगभग 1 मिलियन लोग गैदर्ड हुए थे एक अनकवर्ड ग्राउंड में नवी मुंबई में। जो एग्जाम्पल मैं आपको दिया था उसका उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है। ना पेड़ पौधे हैं और ना ही किसी प्रकार का कोई पंडाल लगाया गया है नवी मुंबई में 16 अप्रैल को, जहां पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं दत्तात्रेय नारायण ने रिसीव किया था एक स्टेट अवार्ड। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह और कपिल पाटिल, इसके अलावा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ज्वाइनिंग हिम ऑन ए कवर्ड पोडियम। ये लोग कहाँ पर बैठने वाले हैं, एक कवर्ड पोडियम में बैठने वाले हैं, और जबकि बाकी की जो पब्लिक है कहाँ बैठ रही है, ओपन ग्राउंड में बैठ रही है। लगभग 120 से भी ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको हीट स्ट्रेस हुआ। 13 लोगों की जानें गईं और 18 लोग ऐसे थे जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया। सिंडे का कहना है ये जो डेथ हुई है ये काफ़ी वेरी अनफॉर्चुनेट है, बट फॉर्चून हैड नथिंग टू डू विथ इट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। न्यूज़ रिपोर्ट्स का कहना है कि जो इंडिविजुअल हैं, स्पेशली पुलिस पर्सनल, वर स्क्रैम्बलिंग टू ब्रिंग ड्रिंकिंग वाटर टू दोज इन डिस्ट्रेस। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है छटपटाना। तो न्यूज़ रिपोर्टर्स लोगों का कहना है इंडिविजुअल लोग, पार्टिकुलरली स्पेशली पुलिस पर्सनल, ये लोग छटपटा रहे थे ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जो लोग डिस्ट्रेस में थे, बिकॉज वाटर एट साइट हैड बिकम टू हॉट टू ड्रिंक। इस जगह में पानी इतना गर्म हो गया था कि आप पी तक नहीं सकते हैं।
and to carry them on motorcycles to avail medical assistance। अब जो लोग इस हीट से प्रभावित हुए हैं उनको पुलिस कहाँ लेकर के जा रही है, मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है। दिस स्पीक्स लेस टू देयर resourcefulness and more to the absence of a systematic plan for event that accounted for predictable second order problem। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं कराए गए, इसके साथ साथ में सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं की गई और इसी के चलते चलते ये सब घटनाएं यहाँ पर घटित हुई हैं। जब ये घटना घटित हो गई तो इसके बाद एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि ये जो एरिया था लैक्ड ए लोकल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेशन टू इशू हीट अलर्ट। इस एरिया में जो लोकल इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टेशन है इसकी कमी थी, जो कि हीट अलर्ट जारी कर सकता था। लेकिन यहाँ से कुछ पॉइंट मिस हो जाते हैं। मैनी प्लेसेस इन इंडिया आर लाइकली टू हैव ए लार्ज पॉलिटिकल इवेंट। इंडिया के बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, बिफोर एन ऑफिशियल वेदर स्टेशन। वेदर स्टेशन से कोई लेना देना नहीं रहता है, मतलब ये चीज़ एक साथ होती है। रैपिड ऑनसेट ऑफ इंडियाज हीट क्राइसिस puts the spotlight on the fundamental yet elusive cause of climate-related injustice. The persistence of condition in which some people are at mercy of their employers or their leader। यहाँ पर लोग क्या है, एम्प्लॉयर की दया पर छोड़ दिए गए हैं या फिर जो लीडर लोग वहाँ पर आए हैं उनकी दया पर छोड़ दिए जाते हैं। जैसे कि हमने 16 अप्रैल का ये इवेंट देखा था। अब ये जो इम्बैलेंस है इन रिलेशनशिप इज अलाउड टू एग्जिस्ट। हीट एक्शन प्लान्स एंड हीट अलर्ट कैन ओनली बी ऑफ लिमिटेड बेनिफिट। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि हीट एक्शन प्लान, इसके साथ साथ में हीट अलर्ट, इनके लिमिटेड ही बेनिफिट मिलते। इसके बावजूद इंडिया को काम करना चाहिए towards becoming a country in which every individual is equipped with climate literacy। सबसे पहले तो हमें क्लाइमेट के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्लाइमेट लिटरेसी बनाना पड़ेगा हमारे लोगों को। Sufficient to know why higher temperature plus higher relative humidity and or dehydration equal high risk of injury and death। आपको समझना होगा कि हायर टेम्परेचर है, हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसके बाद डिहाइड्रेशन है, मतलब रिस्क ऑफ इंजरी है और डेथ का भी ये रीज़न बन सकता है। एंड एबिलिटी टू एक्सेस कूल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, वेंटिलाइज शेल्टर, लॉजिंग एंड अफोर्डेबल इमरजेंसी मेडिकल केयर वेयर वेन एवर। इसके लिए क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर करी जानी चाहिए थी। कूल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए था, ठीक है, वेंटिलेशन वाले शेल्टर बनाए जाने थे, लॉज की व्यवस्था होना चाहिए था, अफोर्डेबल मेडिकल केयर होना चाहिए था, ठीक है, जहाँ कहीं भी संभव हो सके। तो आज के टाइम में हमें नोटिस ये करना है कि हाउ दीज रिक्वायरमेंट आर सिमिलर टू दोस रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू कोविड-19 पेंडेमिक। पेंडेमिक में भी तो हम इसी प्रकार की व्यवस्था किए थे। एंड इन फैक्ट मोस्ट नेशनल क्राइसिस, ज़्यादातर जो नेशनल क्राइसिस आते हैं उसमें भी हमें इसी प्रकार के काम करना पड़ता है। तो आप इसको कोइंसिडेंस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, दुर्भाग्य के चलते चलते हुआ है, ये इसको हम कोइंसिडेंस नहीं बोलते हैं। Governments must destroy condition in which people are denied the means to prepare themselves for a crisis। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है
ये इंडिया और चाइना की रिलेशन को बताता है। इसमें बताया जा रहा है कि चाइना ने जो नाम चेंज किए हैं उसको इंडिया कैसे करके हैंडल कर सकता है। रिसेंटली चाइना ने एक कदम उठाया था, वो कुछ नए नेम एलोकेट कर रहा है, नेम चेंज कर रहा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये एक प्रूफ है, सबूत है कि बीजिंग चाहता है इंडिया चाइना के जो रिलेशन है ना, पॉट सिमरिंग, मतलब कि इंडिया और चाइना के रिलेशन को वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो बने रहें। जस्ट सॉर्ट ऑफ ए बॉयल, ठीक है, मतलब जो संबंध है वो हमेशा उबलते ही रहें। वाइल वी हैव द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर सेज, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा था, एज नेबरिंग कंट्रीज एंड मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज चाइना एंड इंडिया हैव फार मोर कॉमन इंटरेस्ट देन डिफरेंसेस। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हम जो है आपस में पड़ोसी देश हैं, दोनों ही इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। इंडिया एंड चाइना हैव फार मोर कॉमन इंटरेस्ट, दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हैं, इसके अलावा दोनों के डिफरेंसेस भी हैं। वी आल्सो हैव बिसाइड द नेमिंग फार्स द डिनाइल ऑफ visas to some Indian media personnel who the Chinese consider to be unhelpful in their reporting। एक तो घटना ये हो गई, दूसरी घटना ये हो गई है कि चाइना इंडिया के जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, न्यूज़ पर्सनल हैं, उनको वीज़ा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद सुन जू रोट, ठीक है, सुन जू क्या लिखते हैं, that the acme of skill is winning about fighting, should we then deduce that China is doing just that, a malicious engagement in surreptitious manner, or are we giving more credence than is due is Beijing's supposed inclination to follow his thoughts। तो इनका कहना है कि कौशल की पराकाष्ठा के बिना ही लड़े हमको जीतना है। क्या हमें ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि चीन ऐसा कर रहा है? एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, गुप्त तरीके से। क्या हम संजू के विचारों का पालन करने के लिए बीजिंग के कथित झुकाव की तुलना में अधिक विश्वास दे रहे हैं? फिर आर्टिकुलेशन एट पीपुल्स कांग्रेस में अभिव्यक्तियों की बात करें, अमेरिकी सेना के वेस्ट पॉइंट मॉडर्न वार इंस्टीट्यूट में एक टिप्पणी जिसका शीर्षक है सन जू का जाल, सतत प्रतिस्पर्धा का भ्रम। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सन जू के अनुयायी कम और माओवादी सांचे में अधिक ढाला हुआ मानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चाइना के साथ में कितने राउंड की बातचीत हुई है बॉर्डर में शांति स्थापित करने के लिए। 17वें नंबर की बैठक जो रही थी वो 20 दिसंबर 2022 को हुई थी, ठीक है, और शांति बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना है, ये बात कहना चाहिए। नॉर्मल बातचीत ही के बाद ही ये स्टेटमेंट आया था। सच लॉन्ग ड्रॉन आउट नेगोशिएशन फॉर व्हाट अपीयर टू बी प्योरली टेक्टिकल पोजिशन हैव इट डिफरेंशिएट ह्यू व्हेन व्यूड थ्रू स्ट्रेटेजिकल प्रिज्म। लेकिन यदि आप इसको स्ट्रेटजिक तरीके से देखोगे ना, तो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है, अलग ही हमको दिखाई देता है। फिर डिफेंस कमेटी का क्या रिमार्क्स रहा है, यदि हम पिछले बीते हुए सालों की बात करें, देयर हैज़ बीन एग्जॉस्टिव मीडिया कवरेज ऑन आर्म प्रोक्योरमेंट बाय आवर सर्विसेज
फ्रॉम डोमेस्टिक प्लेयर। हाल के दिनों में घरेलू जो प्लेयर हैं से हमारी सेवाओं के द्वारा हथियार की खरीद पर व्यापक मीडिया कवरेज हुई है। However, closer scrutiny procurement by our services from domestic player नहीं। However, closer scrutiny would show that assets that would carry the war to the adversary are missing from the publicity blitz underway। वहीं यदि हम बात करें, इसको करीब से देखें तो पता चलेगा कि युद्ध को विरोधी तक ले जाने वाली संपत्ति चल रहे प्रचार हमले से गायब हो गई है। मार्च 2023 की अपनी रिपोर्ट में रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा भी इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी करी गई थी। इंडियन एयरफोर्स इज ए केस इन पॉइंट whose deterrent and striking power would be vital in any India-China conflict। तो इंडियन एयरफोर्स इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। कमेटी ने ये कमेंट किया था एडवर्सली ऑन द स्लो प्रोडक्शन रेट ऑफ तेजस फाइटर। कमेटी कह रही है कि इंडियन एयरफोर्स इतनी क्रूशियल है, यदि चाइना के साथ लड़ाई होती है, इसके बावजूद भी जो तेजस फाइटर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बहुत स्लोली प्रोडक्शन किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी नोट किया था कि इंडियन एयरफोर्स का जो अर्जेंट ज़रूरत है, मेकअप इट्स ड्विंडलिंग स्क्वाड्रन नंबर्स थ्रू द 114 मल्टी रोड फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। इसके बाद उन्होंने टिप्पणी किया और 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान परियोजना के माध्यम से अपने घटते स्क्वाड्रन संख्या को बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान दिया था। जैसे कि सिमिलरली ऑब्जर्वेशन लिया गया हार्डवेयर के प्रोक्योरमेंट के लिए इंडियन आर्मी के लिए। हम मॉडर्नाइजिंग करना चाहते हैं 45% इक्विपमेंट का, ठीक है, जिसको विंटेज कैटेगरी में रखा गया है। और इंडियन नेवी रिक्वायरमेंट ऑफ ए थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडियन नेवी के लिए हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर के आएंगे। कमेटी ने ये स्वीकार किया है कि जो फंड दिया गया है वो बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा है। बट हैज़ रिकमेंडेड दैट अलोकेशन फॉर डिफेंस शुड बी 3% ऑफ जीडीपी। कमेटी का कहना है कि इंडिया की जो डिटरेंट पोस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए कम से भी कम जीडीपी का 3% हिस्सा डिफेंस में खर्चा करना पड़ेगा। हालांकि जो अजीब है वो रक्षा सचिव का बयान है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विजिशन एंड फॉर द डिफेंस ऑफ इंडिया एज पर एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल who was of opinion that current allocation is sufficient। डिफेंस सेक्रेटरी हमारे कह रहे हैं कि करंट में जो पैसा दिया जा रहा है वो पर्याप्त है। ये लेकिन वास्तव में सरप्राइजिंग करने की बात है। देन व्हाई द अटर स्क्रैम्बल फॉर इमरजेंसी आर्मामेंट परचेसेस फ्रॉम अब्रॉड आफ्टर एवरी स्कर्मिश ऑन द बॉर्डर। क्योंकि जब भी बॉर्डर में हम किसी प्रकार की हलचल देखते हैं या फिर बॉर्डर में झड़प देखते हैं, तुरंत हम जो है प्रोक्योरमेंट चालू कर देते हैं, हथियार खरीदना चालू कर देते हैं। इसके बाद हम फ्रंट पेज पर चलते हैं और देख लेते हैं इंडिया और रसिया के रिलेशन को, किस प्रकार से दोनों देश ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन में अपने रिश्तों को गहरे करते जा रहे हैं। इंडिया और रसिया ने डिस्कस किया है ट्रेड डेफिसिट को ड्यूरिंग द इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल कोऑपरेशन, शॉर्टकट में IRIGC टैग इसको बोला जाता है। ये जो मीटिंग रखी गई थी ट्यूसडे के दिन, इसको को चेयर्ड किया गया था डेनिस मांटूरोव। ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैं रसिया के। इसके साथ साथ में एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर। दोनों ही तरफ से रिव्यू किया गया है इंटायर गेम आउट ऑफ बायलैटरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप को
एंड दोनों ही एग्री हो गए हैं कि हम टुगेदर काम करेंगे टू अनलॉक इट्स फुल पोटेंशियल। इसमें इंक्लूड है एड्रेसिंग द ट्रेड डेफिसिट। जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है उसको हम रिजॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ में जो मार्केट एक्सेस से रिलेटेड इशू है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिजनेस इवेंट जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की के द्वारा मंडे के दिन, इस इवेंट में बोल रहे थे कौन, मिस्टर मॉन्टरो फ्लैग द इशू ऑफ पेमेंट इन बायलैटरल ट्रेड। यहाँ पर जो बायलैटरल ट्रेड है, ठीक है, बायलैटरल ट्रेड में पेमेंट से रिलेटेड जो इशू है इसको भी उठाया गया था। दैट हैड डीपन इन द बैकड्रॉप ऑफ वेस्टर्न सैंक्शन ऑन रसिया। और ये चीज़ कदम क्यों उठाया गया है, डॉलर एक तो महंगा होते जा रहा है, दूसरे नंबर की बात यह है फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तीसरे नंबर की बात यह है जब सैंक्शन रसिया के ऊपर लगाया गया था तो डॉलर में ट्रेड करने से उसको मना कर दिया गया था। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं रेमिशन पॉलिसी क्या होती है, जिसके अंतर्गत बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट लोग हैं उनको गुजरात की सरकार ने जेल से रिहा कर दिया, जबकि उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये काफ़ी मामला पेचीदा है। जो 11 लोग हैं उनमें से एक आदमी गया था सुप्रीम कोर्ट और बोला था कि मेरी सज़ा जो है माफ़ करी जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड लगभग 14 साल 15 साल ये लोग जेल में रह चुके हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि आप ऐसा कुछ चाहते हो तो आप एक काम करिए, गुजरात सरकार के पास जाइए, वो एक कमेटी बनाएगी और वो कमेटी जो डिसाइड करेगी उसके हिसाब से ही निर्णय होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसके ऊपर डाल दिया पाले में गेंद, गुजरात सरकार के पाले में डाल दिया गया। अब गुजरात सरकार ने क्या काम किया है, गुजरात सरकार की जो रेमिशन पॉलिसी है जिसको उसने 9 जुलाई 1999 को लेकर के आया था, जिसको हिंदी में छूट नीति बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं रेमिशन पॉलिसी। तो ये पॉलिसी गुजरात सरकार की तरफ से तैयार करी गई थी 9 जुलाई 1992 को। इसी पॉलिसी के अंतर्गत कैदियों को रिहा किया गया है। इसमें भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है, जैसे कि कोई व्यक्ति यदि किसी केस में उम्र कैद की सज़ा उसको सुनाई गई है, तो जैसे कि 20 साल की सज़ा उसको सुनाई गई है लेकिन 20 साल से पहले भी उसकी रिहाई हो सकती है और इसके लिए कैदी आवेदन कर सकते हैं। 20 साल से ज़्यादा उम्र कैद वाले लोग या फिर सज़ा याफ्ता कैदी लोग अपनी 1/3 सज़ा यदि काट चुके हैं तो वो टाइम से पहले रिहाई के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके आवेदन पर सरकार विचार करती है, आचरण और जांच रिपोर्ट के बाद उसको रिहा किया जाता है। तो ये तो थी रेमिशन पॉलिसी जिसके अंतर्गत गुजरात के जो कैदी हैं उनको रिहा किया गया था। अब देखिए गुजरात में उस टाइम में जो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे ना, उसी का शिकार बनी थी बिल्किस बानो। बिल्किस बानो का रेप किया गया, इसके बाद उसकी जो फैमिली मेंबर हैं उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद सुनवाई होती है केस की, सीबीआई ने जांच करी, फिर वहाँ के हाई कोर्ट ने भी सज़ा को कंटिन्यू रखा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फिर बाद में हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा बन गया, ठीक है। और फिर गुजरात की जो सरकार है उसने पता नहीं क्या देखा, उसके बाद इन लोगों को रिहा कर दिया। अब जब सुनवाई चल रही है बिल्किस बानो के कैदियों को रिहा करने से रिलेटेड कि सरकार ने जो कदम उठाई थी वो गलत था, सुप्रीम कोर्ट मांग कर रही है फाइल की कि आप जिसके अंतर्गत कार्रवाई किए हैं, कानून के अंतर्गत कार्रवाई किए हैं, वो फाइल हमारे सामने लेकर के आओ। लेकिन गुजरात की सरकार मना कर रही है। उसका कहना है कि हम ये जो कदम उठाए हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ही उठाए हैं, इसलिए फाइल देने का विरोध कर रही थी गुजरात की सरकार। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है यदि आप फाइल लेकर के नहीं आते हो तो हम सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के तहत आपके ऊपर कार्यवाही करेंगे या फिर आगे की सुनवाई अपने हिसाब से करेंगे।
तो सरकार विशेषाधिकार का हवाला दे रही है, सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रासंगिक दस्तावेज पेश नहीं करना चाहती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि बार बार कहने के बाद भी गुजरात सरकार उम्र कैद के दोषियों की समय पूर्व रिहाई के दस्तावेज हमारे सामने नहीं ला रही है। हम आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के आरोप में कार्यवाही करेंगे अगर आपने आज मंगलवार को ही रिकॉर्ड हमारे सामने नहीं लेकर आए। आपको रिकॉर्ड पेश करना ही होगा। तो ये जो सुनवाई हो रही है वो जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. राजरत्नम की पीठ कर रही है। ठीक है, इनके सामने प्रस्तुत हुए थे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी.एस. राजू। उनका कहना है कि कई सारे दस्तावेज गुजराती में हैं और हमें पहले खुद उन दस्तावेजों को रिव्यू करना है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि हमने आपको रिव्यू से कहाँ रोका है, आप हमारे सामने रिकॉर्ड लाइए। पीठ ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देने के लिए अभियुक्तों को समय देंगे, लेकिन हम उनकी आज़ादी पर अंकुश नहीं लगाएंगे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो हम सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड देखने वाले हैं। सेम सेक्स मैरिज के अंतर्गत जो व्यक्ति हैं उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। अब जैसे कि कोई नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, मैन और वुमेन है, लड़का या लड़की है, उनकी शादी होती है, कानूनी रूप से उनको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन वो अधिकार समलैंगिक विवाह वाले जोड़े को नहीं मिल रहे हैं। जैसे कि वो जिस पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं उसके नाम वसीयत नहीं कर सकते, उसे अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं बना सकते, उसका जीवन बीमा नहीं करा सकते। इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए, मतलब उनकी जो शादी है उसको कानूनी मान्यता मिलना चाहिए। देखिए, पिछले यदि हम 100 सालों की बात करें तो शादी की व्यवस्था में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। बाल विवाह, बहु विवाह बंद हो गया है। 31 देशों ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दे रखी है। अब समय आ गया है कि भारत भी प्रगतिशील नज़रिए से देखे और इसको आगे बढ़ाए।